नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आसमान से आग बरस रही है और धरती का पानी पाताल चला गया है। ऐसे में अगर पानी पर बात करें तो ये रस्मी होगा, लेकिन मीडिया से लेकर सरकारों तक ये तो रस्म निभाती आई है अभी तक। अगर पानी का संकट है तो फिर कुआं खोदो, और अगर आग लगी है तो फिर आपके पास फायर ब्रिगेड मई की आग बुझाने जुलाई में आएगी। और इसी पर हम बात करेंगे कि जल से बचेगा जीवन, लेकिन बहुत सारी बातें इसमें हो रही हैं। हमारा कहना ये भी है कि खाली जल से काम नहीं चलेगा, पेड़ भी आपको लगाना पड़ेंगे, और न केवल लगाने पड़ेंगे बल्कि बचाना होगा, क्योंकि अब पारा 50 के पार जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 49 डिग्री तक मध्य प्रदेश में जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो पाकिस्तान बॉर्डर का बाड़मेर एक कस्बा इलाका है, वहाँ पारा 51 के पार चला गया, 51। अब ये चीज़ें ऐसी कि अगर 60 तक पारा जाएगा तो फिर मनुष्य का जीवन खत्म हो जाएगा, यानी आपके भीतर शरीर में खून उबलना शुरू होगा और फिर मौतें शुरू हो जाएंगी। ये 60 की बात है कि जब पारा बढ़कर 51 से 60 तक पहुंचेगा, लेकिन ये दूरी भी हम बहुत जल्दी तय कर लेंगे। जिस ढंग से सीमेंटेड सड़कें बन रही हैं, जिस ढंग से सड़कों के किनारे जो शोल्डर होते हैं उसको पाटा जा रहा है, क्योंकि पहले कभी सड़कों के किनारे जो मुरम बिछाई जाती थी, बारिश का पानी उस मुरम के जरिए धरती के भीतर जाता था। अब बारिश होती है और पानी बहकर नालों से गुजरता हुआ नदियों में गटर नाली से होता हुआ सूखता है, समंदर में जाता है, लेकिन धरती के भीतर नहीं जाता है। आज इसी पर उस चिंता से सबको रूबरू कराएंगे, जिसको लेकर पूरा देश, पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन हम ये परेशानी बारिश की एक बौछार आने के बाद ही भुला बैठेंगे, क्योंकि हमें भूलने की बहुत आदत है। अभी पारा आगे उगल रहा है तो हम चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप सच मानिए 15 जून के पहले अगर 1-2 बौछारें आ गई तो फिर जिन्होंने संकल्प लिया पेड़ लगाने का, उनका संकल्प का जो प्रतिशत है वो घटता जाएगा। 5 पेड़ों की बात की है तो शायद एक आध पौधा वो लगा पाए और उसको भी बचा नहीं पाएंगे। और पानी को बचाने की जहाँ तक बात है तो सरकार का नियम तो है कि छतों का पानी आप बचाइए और उसको ज़मीन में डालिए, लेकिन ये सरकार की जो स्कीम है वो सरकारी इमारतों में ही लागू नहीं हो पा रही है। तो फिर आम जनता कैसे करेगी? क्योंकि आम जनता अगर समझदार होती तो सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ कहते हैं कि जनता को अगर आप लाठी से हाँकेंगे तो शायद वो सही मुकाम पर जाए, क्योंकि इस मामले में हम पशुओं से भी गए गुजरे हैं। चर्चा विस्तार से करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ 2 विशेष मेहमान, और आज की खास चर्चा में हमने किसी पत्रकार साथी को शामिल नहीं किया है, क्योंकि मामला सामाजिक सरोकार का है। और उस सामाजिक सरोकार में हमने जोड़े हमारे 3 सामाजिक सरोकार से जुड़े, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट। दिल्ली नोएडा से जुड़े हैं नागेंद्र परमार जी। नागेंद्र परमार जी का संपर्क दिल्ली के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान से भी है। राजस्थान में तो एक तरह से पानी निकालने की बहुत बड़ी ट्रिक है, जो एक बड़े इंजीनियर को भी नहीं पता होती। बहुत छोटा सा वो छेद करते हैं और वो सैकड़ों नहीं हज़ारों फीट नीचे तक जाता है और फिर वहाँ से पानी निकालते हैं। ये राजस्थान का मामला है। राजस्थान के लोगों ने पानी की कीमत को समझा, इसलिए वो आधा गिलास पानी अगर पीना है तो आधा गिलास ही पानी लेते हैं। और वो ख़ासतौर से पानी को मुँह लगाकर नहीं पीते गिलास में, वो होंठों से दूर रखकर पानी पीते, ताकि गिलास को धोने में पानी बर्बाद ना हो। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हैं उमाकांत मिश्रा जी, कमल राठी जी और नागेंद्र जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मामला राजस्थान का भी है, हरियाणा का भी है, दिल्ली का भी है। दिल्ली तो देश की एक ऐसा शहर है जहाँ सांस लेना दूभर है, तो फिर गर्मी भी दिल्ली की ऐसी होती है कि वो बहुत चटकती है। दिल्ली की गर्मी से लोग परेशान होते हैं और दिल्ली की सर्दी से भी परेशान होते हैं, लेकिन अभी परेशानी होने का मौका है गर्मी का। पता नहीं आपके यहाँ बिजली कितनी आ रही है, लेकिन इस पर ज़रूर बात करें कि पानी बचाने के लिए हम रस्मी बात छोड़कर ऐसी बात करें जो बारिश होने पर भी पानी को बचाने की बात करें, क्योंकि पानी बचाना एक आदत है और पानी बर्बाद करना भी एक आदत है। अगर बचाने की आदत पड़ गई तो फिर आप ज़रूर से उसको बचा पाएंगे, वरना बातें तो हम भी बहुत कर रहे हैं। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, देखिए हमारे पूर्वजों की जो सबसे बेशकीमती राय थी जिसे हम बुला बैठे, वो था कि जल, जंगल, जमीन की पूजा करना और जल, इन्हें देवता के समान दर्जा दिया जाया करता जी। था और इनको पूजा जाया करता था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आधुनिकीकरण में और कंक्रीट के जंगल बनाने के चक्कर में हम जल की कीमत भूल गए हैं कि पानी की वास्तविक कीमत क्या है, जिसकी वजह से हमें अब जल संकट नजर आने लग गया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से कहती है कि 2030 तक तकरीबन 35 से 40%
लोगों के पास पीने के पानी की उपलब्धता का संकट पैदा होने जा रहा है। और उसमें जो शहरों की सूची है, उसमें जिस दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली, गुड़गांव, अमृतसर और जयपुर, ये तो आसपास के शहर हैं। उसके अलावा इंदौर वगैरह के मतलब शहरों का उल्लेख है जहाँ पानी जल का संकट पैदा हो जाएगा। और ये संकट कोई प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है, ये मानव निर्मित संकट है। सबसे बड़ी दुखदाई बात ये है कि हम ये मानने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि जल से हमारा जीवन है, और जल को अगर हम इसी तरह व्यर्थ बहाते रहे तो हमारे सामने कितना संकट पैदा हो जाएगा। हम केप टाउन से नहीं सीख रहे। केप टाउन हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। केप टाउन छोड़िए, बेंगलुरु में जो हुआ है इस सीजन में, बेंगलुरु सबसे बड़ा उदाहरण है कि जल संकट के कारण वहां कैसे प्रॉपर्टी के रेट गिर गए और लोग वहां से पलायन करने के लिए तैयार है, पलायन करते जा रहे हैं। तैयार क्या है, पलायन कर रहे हैं लोग वहां से। लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हम पानी के प्रबंधन के बारे में नहीं जानते, नागेंद्र जी, हम जल ये तो हम संचयन के तब बारे में मानेंगे नहीं जानते। जब हम मरना शुरू कर देंगे। अभी मरने तक तो हम मानने वाले नहीं, क्योंकि कोरोना के मामले में भी जब तक लोग मरने नहीं लगे थे तब तक कोरोना से डरते भी नहीं थे। हम मानेंगे तब जब पानी के बिना मरना शुरू हो जाएगा लोगों का। जी जी, जी, बिल्कुल यही बात है। आप ये देखिए ना कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों की सूची में हम 120वें नंबर पे आते हैं। जो जल संचयन की आपने बात करी, राजस्थान इसका एक आदर्श उदाहरण हो सकता है। कुछ बातें आपने बताई हैं अभी शुरुआत में, और कुछ बातें मैं उसमें और जोड़ना चाहूंगा। जी जैसे राजस्थान में जो वाटर हार्वेस्टिंग का वर्तमान जो तकनीक है, उसका जनक कहीं ना कहीं मैं राजस्थान को मानता हूँ, जिनमें छत पे जल संचयन का सबसे पहले प्रयोग किया गया, और वो सफल प्रयोग रहा। जल संचयन छत पे जो किया जाया करता था। इसके अलावा वहां कुंड बनाए जाते हैं जिनको वर्षा से पूर्व अच्छी तरह धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। उसके बाद पूरा बारिश का जो पानी है उसे एक बार मैं कहूँ, अगर छोटे कुएं के रूप में जो कुंड होता है उसमें इकट्ठा किया जाता है, और सारे साल का पानी उसी में से पिया जाता है करने के लिए। और इसी तरह सिंचाई में देखिए, जो स्प्रिंकलर तकनीक है, फव्वारा तकनीक की सिंचाई है, राजस्थान से शुरू है, जिससे पानी बचत भी होती है करने के लिए। तो ये सारी विधियां हैं ही करने के लिए। और हमारे आपस में तो, हमारे देश में तो विभिन्न राज्यों में अंतर्राज्यीय नदी विवाद है, जिसके चलते कहीं तो पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, और इतनी उपलब्धता है कि वहां जमीन खराब हो रही है पानी की अधिकता की वजह से, जिसमें पंजाब भी एक उदाहरण है, हरियाणा का भी एक हिस्सा है। और दूसरी जगह हमारी राष्ट्रीय नदी परियोजना है, उसको हम सफल नहीं होने दे रहे कई मायनों में करने के लिए, जिससे कि एक राज्य का जल है, अतिरिक्त जल है, वो दूसरे राज्य में जाए। तो इस तरह का प्रबंधन बने कि जहां पानी की अधिकता है वहां से कुछ पानी, जहां पानी की कमी है वहां जाए, और सारे देश को समुचित रूप से पानी मिले। और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कि हम अपने नैतिक दायित्व को समझें और जल को हम जीवन माने, तभी जल बचाया जा सकता है। अन्यथा तो हम आंख मूंद के सोए रहेंगे, और जिस दिन संकट हमारे सिर पर आके खड़ा होगा उस दिन फिर हम हाय तौबा मचाएंगे। बिल्कुल नागेंद्र जी, दरअसल अगर ऐसी कोई दवा ईजाद हो जाए जिसके खाने से प्यास बुझ जाए, कोई ऐसा कैप्सूल बन जाए जिसको अगर हम मटके में डालें तो वो पानी से भर जाए, ऐसी जादूगरी की बातें भी हम कर सकते हैं। क्योंकि हम जिस दौर में जा रहे हैं शायद वहाँ इसी किस्म की बातों का ज़माना आने वाला है नई पीढ़ी के लिए। लेकिन मैं बात करूँगा उमाकांत जी आपके साथ कि ये जो सारा मसला है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2023 की तुलना में अगर आज की बात करें तो 10 मीटर नीचे पानी चला गया है, कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा चला गया है। और पानी बर्बाद करने में हम सबसे आगे इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जीवनदायिनी नर्मदा जी भी है, लेकिन भोपाल में नर्मदा जल हमें मिल रहा है, इंदौर में मिल रहा है, उसके बाद जो कस्बे हैं माई के किनारे के, वहाँ भी उन्हीं से पानी मिल रहा है। लेकिन पानी की बर्बादी अभी भी इसलिए हो रही क्योंकि कई जगह अब नर्मदा जी की धार भी कमज़ोर पड़ रही है। मुझे कहते हुए डर लगता है कि वो टूट रही है। नर्मदा जी 12 महीने बहने वाली नदी है, लेकिन हमने उनको भी मारने का काम शुरू कर दिया, उनकी हत्या हम कर रहे हैं। आपकी राय कि क्या जो शहर के लोग हैं जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, वो अपने घरों में जो छत का पानी होता है उसको बचाने के लिए लाइसेंस, जो एक तरह से आप जब बिल्डिंग परमिशन लेते हैं उसमें इसको बाकायदा नगर निगम ने या राज्य शासन ने कोड किया हुआ कि जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्डिंग परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन वो एक किस्म से नगर निगमों के लिए पैसा कमाने का जरिया हो गया, क्योंकि उसके बदले में वो एक सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं, और ना तो उसके बाद कोई नगर निगम वाला वहाँ जाके जांच करता है कि उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम अपने यहाँ बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि वो पैसा जमा करने में रुचि रखते हैं जो एक तरह से मकान बनाने वाला है, और नगर निगम पैसा जमा करके उसको भूल जाने में रुचि रखती है। आपकी राय, ये जो भयावह दृश्य है ये कितना ज़्यादा और ख़तरनाक हो सकता है अगर हम नहीं जागे तो? राघवेंद्र जी,
इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है, आम नागरिक भी इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। हमारे साथ मुश्किल ये है कि हम लोग जब तक गले गले तक किसी मुश्किल में नहीं फंस जाते हैं तब तक चेतते नहीं हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, मकान जब बिल्डिंग पे परमिशन लेते हैं हम तो हम एक एफिडेविट भी देते हैं, साथ में एक शुल्क भी जमा करते हैं और उसमें इस बात का आश्वासन देते हैं कि हम अपने छत से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो प्रक्रिया है उसका निर्माण करेंगे। लेकिन आज तक कभी भी उस प्रक्रिया के निर्माण की जानकारी लेने मकान बनते मकान में कोई नहीं पहुंचता, उसकी कोई जांच नहीं होती, और जो मकान बनवा रहा है वो भी इस बात की जिम्मेदारी को नहीं समझता है कि ये एक ऐसा जरूरी काम है जिसका होना बहुत जरूरी है। अब आप हालत देखिए क्या होती जा रही है। ये इसका जो डर एक्चुअली क्या है, जो इसका डर होना चाहिए ना, इसको लेकर के जो डर समाज में होना चाहिए, जो व्यक्ति में होना चाहिए, वो डर नहीं है हमारे। मैं आपको इसी मुद्दे पर शुरुआत में टोकना चाहता था। आपने कहा था कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, जनता का भी है, समाज का भी है। वो जो डर जब तक आप पैदा नहीं करेंगे समाज में, जनता में, वो डर कहाँ से आएगा? वो तो सरकार से आएगा ना। और सरकार डराने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाने की तैयारी कर रही है। भारत के लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन वो तब जब उनको डर हो। जी, आपका कहना सही है, लेकिन एक डर इस बात का भी होना चाहिए राघवेंद्र साहब, सरकार का डर तो होना ही चाहिए, वो तो सबसे बड़ा डंडा होना चाहिए, और सरकार को भी डर होना चाहिए। सरकार का डर भी होना चाहिए, सरकार को भी डर होना चाहिए। सरकारें तो अब उस डर का इस्तेमाल पैसे कमाने में करती है। जितना ज़्यादा जल संकट होगा उतने ज़्यादा पैसे उस जल संकट के नाम पर कमाए जाएंगे, क्योंकि आपातकाल है, उसमें फिर मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। आप पैसा उस साइड में लाइए और बिना किसी मंजूरी को खर्च कर दीजिए, बाद में उसकी मंजूरी हो जाएगी। आपने चर्चा की शुरुआत में कहा था, और नागेंद्र जी ने भी, कि जो बेंगलोर है वो कभी टेक्नोक्रेट की सिटी थी, टेक्नोक्रेट, अब वो टैंकर सिटी हो गया, क्योंकि ये जो टैंकर माफिया है ये पूरे देश में है। जल संकट कम है, टैंकर माफिया 15-20 दिन, 1 महीने इतना जल संकट पैदा कर देते हैं कि वो टैंकर के जरिए सप्लाई होती है और उनकी बल्ले बल्ले। बेंगलोर का तो मैं आपको एक किस्सा अभी रिसेंटली जो हुआ है वो मैं बताता हूँ। हमारे परिचित बेंगलोर में अपने बेटी दामाद के पास गए थे, तो हालत ये थी कि वो जिस बिल्डिंग में गए थे वहाँ 4-6 दिन गुजरने के बाद उस बिल्डिंग के लोग, उस सोसाइटी के लोग उनकी तरफ इस बात के लिए देखने लगे थे कि अब आपको 4-6 दिन हो गए, अब आप यहाँ से रवानगी डालिए, अतिथि कब जाओगे। हाँ, आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पानी के इस्तेमाल से उनको तकलीफ हो रही थी। ये एक अलग बात है कि पैसा देकर आप खरीद रहे थे, लेकिन आप देखिए, एक बात मैं आपको डर की कह रहा था ना, डर में ये डर हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम अगली जनरेशन को पानी देंगे कि नहीं देंगे। अगली जनरेशन को क्या हम बिना पानी के लिए छोड़ेंगे? बिल्कुल। तो क्या ये तापमान हमारा इसी तरह बढ़ेगा? क्या हम पेड़ लगाने में कोई रुचि नहीं रखेंगे? क्या हम पानी देखिए, पानी बचाना इतना मुश्किल है नहीं जितना उसको प्रस्तुत किया जाता है। पानी बचाना अगर एक बार सोच ले आदमी तो पानी बचाया जा सकता है। संकट आएगा तभी सोचते हैं, और संकट गुजरते से भूल जाते हैं। राजस्थान में इसकी चिंता इसलिए क्योंकि वहाँ सदियों से, पीढ़ियों से लोगों ने संकट झेला है और वो पानी बचाना उनकी आदत में आ गया है। मैंने कहा था कि आदत अगर पानी बचाने की पड़ गई राठी जी, तो फिर पानी बचता रहेगा, और पानी बर्बाद करने की पड़ गई तो फिर नियम कायदे कितने बना ली जाए, मुश्किल है कि पानी बचे। हो सकता है कि अगली पीढ़ी के लिए हम कैप्सूल और गोलियों की दरकार होगी कि वो कैप्सूल या गोली खा लें, तो फिर 2 घंटे प्यास नहीं लगेगी। या फिर किसी योगिक आदमी आएगा जो कोई योग बताएगा कि आप ऐसा करेंगे तो आप पानी से की ज़रूरत से आप थोड़ा सा बच सकते हैं। आपकी राय, क्योंकि जल स्तर तो बहुत तेज़ी से जा रहा है और उसके लिए सारी चीज़ें रस्मी हो गई है। पैसे से पानी नहीं मिल सकता, पानी तो पानी से ही मिलेगा। जी देखिए, इंसान का शरीर में 70% पानी, तो ऐसा कोई कैप्सूल का इजाद तो हो ही नहीं सकता। तो ये बात की आशंका तो मुझे कल्पना भी मुझे लगता है कि नहीं हो सकती, क्योंकि बिना पानी के ही जीवन नहीं है। अब आपने बात किया तो इसके मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि सरकार के नियम और जो नियम का उल्लंघन सरकार करती है। नियम में यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भारत सरकार ने नियम पास किया है कि ट्यूबवेल पूरे हिंदुस्तान में बैन हो चुका है। सिर्फ खेती के काम के लिए या निजी उपयोग के लिए किसी को अपने घर पे करना हो, आवासीय उपयोग के लिए, कॉलोनी के लिए नहीं, निजी उपयोग आवासीय के लिए, तो ट्यूबवेल वो कर सकता है, अन्यथा ट्यूबवेल नहीं कर सकता जी। लेकिन 4-5 साल उस नियम को भी हो गए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। इसके बाद अब मैं बात करूंगा कि तालाबों को और नदियों को संरक्षण की बात करते,
तो तालाब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वाटर लेवल बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। आज हम भोपाल की बात करते हैं या मध्य प्रदेश की बात करें तो 2017 से भारत सरकार का कानून बना है। हिंदुस्तान में 2,01,225 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड पानी के स्थान चिन्हित किए गए हैं। छोटे के चिन्हांकन करने का काम हर स्टेट की एक वेटलैंड अथॉरिटी को दिया गया, लेकिन ना वेटलैंड अथॉरिटी की बैठक होती, जिसका उपाध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं और संबंधित सभी विभागों के प्रमुख सचिव उसके सदस्य हैं, अध्यक्ष उसके पर्यावरण मंत्री हैं। कोई भी वेटलैंड आज तक गजट नोटिफाई नहीं हुआ जिससे उसका नोटिफिकेशन हो तो संरक्षित हो सके। तो सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। ये हो गया सरकार का कानून और सरकार क्या नहीं करना चाहती। अब सरकार कैसे नियम बनाती है वो भी मैं बताता हूँ। अब सरकार ने नियम बनाया कि भूमि विकास नियम में कोई भी मकान बनता है तो जैसे वाटर हार्वेस्टिंग की आपने बात की, अब जो ट्यूबवेल नहीं कर रहा होगा वो वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग नहीं करेगा। तो एनजीटी के ऑर्डर से यह है कि जो एसटीपी लग रहे हैं अमृत 1 अमृत 2 परियोजनाओं में, उसका ट्रीटेड वाटर निर्माण में यूज़ करना है, बगीचों में यूज़ करना है। तो वो भोपाल में होता ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी नहीं होता। हर 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे मिनिमम 1 पेड़ लगाना है, उसको कोई नहीं मान रहा है। अब आप देखेंगे तो सरकार ने ले आई कि अब कैसे इनकम बढ़ाना है। उन लोगों ने अवैध निर्माण कर लिया, उन्होंने 30% तक अवैध निर्माण को लीगल कर दिया। अब जितना आप अवैध निर्माण को अनुमति से अतिरिक्त जो निर्माण को आप नियमित करोगे तो आदमी जो खुला क्षेत्र अपने घर के आसपास थोड़ा बहुत छोड़ता है, छोटा प्लॉट वाला आगे छोड़ता है, बड़े प्लॉट वाला चारों तरफ छोड़ता है, तो वो सारा जो कच्चापन थोड़ा छोड़ता है, थोड़ा किचन गार्डन के नाम से जगह छोड़ता है, ये सारी जगह खत्म हो गई। तो ये सबसे क्या हो रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग तो अपनी जगह है, पानी पूरा सड़कों की तरफ दौड़ता है, रन ऑफ बढ़ गया। अब सड़क किनारे भी हम पेविंग ब्लॉक लगवा देते हैं तो उधर से भी रन ऑफ बढ़ गया। तो शहर में वाटर को अंदर संग्रहित करने के लिए, वाटर को अंदर जाने के लिए कहीं से कोई रास्ता हम छोड़ना ही नहीं चाहते। उसमें सरकार सबसे बड़ा योगदान है, आदमी से ज़्यादा सरकार का योगदान है। राठी जी, दरअसल इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है पानी बचाने के लिए। सदियों से हम राजस्थान का इसलिए जिक्र करते हैं कि भारत का वो मरु क्षेत्र है जहाँ बिना पढ़े लिखे लोगों ने पानी को बचाने का और पानी का इस्तेमाल करने की बात की, लेकिन साथ में पेड़ों की बात भी हो रही है। तो सवाल है कि एक पेड़ ऑक्सीजन देता है आपको फ्री में, हम उसकी कदर नहीं करते। और कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए लोगों ने हज़ारों रुपए खर्च किए। तो हम तो सिर्फ जब मुसीबत आती है सर पर तब जागने की आदत पड़ी हुई है। और जो हिंदुस्तानी, या मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनुष्य जब तक उसकी जान पर नहीं आती तब तक मानता नहीं है, और जब तक उसको डंडा ना पड़े तब तक वो अनुशासित नहीं होता है। तो ये उन लोगों को छोड़कर है जो पहले से अनुशासित है, वरना डंडे की ज़रूरत तो बहुत सारे लोगों को कम से कम पानी बचाने में, पेड़ लगाने में, पर्यावरण को रोकने के मामले में। मैं छोटी सी चीज़, थोड़ा सा आंकड़ों में मेरा विश्वास कम है इसलिए हम चर्चा पर ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि 2023 में मानसून के बाद जितना भूजल बढ़ा था वो 58.7% था, मध्य प्रदेश की हम बात करें, लेकिन दोहन भी इतनी लगभग हो गया है। और इसके बाद अगर वाटर लेवल नीचे जो जा रहा है उसकी बात करें तो मध्य प्रदेश में जो इंदौर शहर है वहाँ का जो हमारे पास डाटा वो ये कि 2012 में ये वाटर लेवल था 150 मीटर की गहराई में था, और 2023 में ये हो गया 160 मीटर, यानी लगभग 10 साल में 10 मीटर बढ़ा है, नीचे की तरफ गया, यानी 30 फीट पानी जल स्तर नीचे चला गया है। और ये अनुमान है कि 2030 तक अगर हालात ऐसे ही रहे और हम सोते रहे तो फिर ये 200 मीटर तक नीचे जाएगा। ये सबसे खतरनाक मामला है। चर्चा की शुरुआत हमने बहुत अच्छे से की थी, समय कम बचा है। इस दौर की बातचीत में मैं चाहूँगा कि एक मिनट में अगर बात खत्म कर लेंगे, थोड़ा सा मुझे कहने में खराब लग रहा है, लेकिन गागर में सागर भर दीजिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। नागेंद्र जी। जी देखिए, ये समझ से परे कि हम ये कैसी पढ़ी लिखी और सुपर इंटेलिजेंट पीढ़ी है जिसने हमारी पिछली जो हम कहे अशिक्षित पीढ़ियां थी, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जल भी बचा के रखा, जंगल भी बचा के रखे और जमीन भी बचा के रखी। और तथाकथित आधुनिक हम लोग हैं, ना हमने जल बचा के रखा, जल के नाम पे तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं सब समाप्त कर दिए। जमीन के नाम पे हमने 500-700 गज के अमूमन घर में रहने वाले लोग शहर में आके 50-50 के गज के घरों में रह के हमने जमीन खत्म कर दी और जंगल खत्म कर दिए, जिसका ताजा उदाहरण आज आपने टेम्परेचर से ही बता के शुरू करी थी कि तापमान क्या है। तो हमने तो ना जंगल छोड़ा, ना जमीन छोड़ी और ना जल। बिल्कुल।
और हम आगे भी कुछ नहीं छोड़ने वाले। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार 5 जून से जल संरक्षण अभियान शुरू कर रही है, यानी 15 जून से जब बारिश शुरू होगी तो जो बारिश में पानी गिरेगा उसको बचाया जाए। अभी हम उमाकांत जी, दरअसल एक ज़माने में मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो पानी बचाने के लिए पहाड़ों पर भी खुदाई करते थे, ताकि पानी जो गिरे वो पहाड़ों में रुकता हुआ नीचे आए और पहाड़ों का जो लेवल है वो वाटर वो बढ़ जाए और पहाड़ों से जो झरने बहते थे वो लंबे समय तक चले। आपकी राय बहुत छोटी सी। देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ा काम तो इसमें ये करना पड़ेगा कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हर नागरिक को आगे आना पड़ेगा। उसके मन में ये बात होनी चाहिए कि पानी हमको रोकना है। बिना पैसे के पानी बचाया जा सकता है, ये उसको समझना पड़ेगा। खास तौर से बरसात में जो पानी आता है, जो ईश्वर देता है, उसको संग्रहित करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने घरों में ऐसी व्यवस्था रखेंगे, हर चीज़ में सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार, अभी आपने कोरोना में देखा होगा, बहुत से लोग जब दुनिया से चले गए तब तक सरकार चेती, तब उसके बाद आपको वैक्सीनेशन हुआ, ये वो। उस बीच में जिन्होंने अपनों को खोया है वो समझे इस बात को कि आप अपनों को खो देंगे, जनरेशन में आपके जब लॉस हो जाएगा उसके बाद चेतने की जरूरत नहीं है। आप आज से इस पर ध्यान दीजिए। अपने देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही छोटी सी प्रोसेस है, उस पर ध्यान दीजिए। छत से एक पाइप, नीचे एक सोखता गड्ढा बनाइए, अपने छत का पानी संग्रहित करिए। अगर मोहल्ले में 10, 5, 15, 20 घरों ने भी इसको कर लिया तो आप यकीन मानिए 2 से 3 सीजन में आप अपने घर के वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो इस पर ध्यान हमको जरूर देना चाहिए। बिल्कुल राठेर जी, राजस्थान में तो लोग घरों के नीचे पानी का एक स्टोरेज बनाते हैं और बारिश का पानी उसमें रुकता है और बाकी फिर पूरे साल उस पानी का इस्तेमाल कपड़े धोने में करते हैं और इस तरह से पेड़ पौधों में डालने के लिए भी करते हैं, नहाने के लिए भी करते हैं। तो ये तो पुरानी चीज़ है, इसके लिए बहुत कोई बुद्धि की जरूरत नहीं, सिर्फ आदमी को ये तय करना है कि उसको पानी बचाना है। तो बहुत सारे रास्ते, बर्बाद करने के तो रास्ते हम देख ही रहे हैं। आपकी छोटी सी टिप्पणी। मेरा तो ये कहना, जैसे भाई साहब ने कहा, तो ये तो इंसानों को, जो मानव को और आम आदमी को करना है। लेकिन मेरा इसमें यह है कि जैसे बेंगलोर में तालाबों का शहर होता था, लेकिन वहाँ तालाबों पे अतिक्रमण हुआ, तालाब ख़त्म कर दिए गए। वही हाल पूरे हिंदुस्तान का है, वही हाल हमारे भोपाल का है। तो यहाँ सरकार को भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेतने की ज़रूरत है, आम आदमी को चेतने की ज़रूरत है। अपने आसपास अगर नाले पे अतिक्रमण हो रहा है, कोई वाटर फ्लो रन ऑफ को रुक रहा है, पेविंग लगवाने के लिए हम खुद अपने पार्षद से कहते हैं, तो इन सब चीज़ों पे हमें खुद जागरूक होना है। सरकार को भी नियम बनाना चाहिए और वृक्षारोपण करना है, और मौसम के साथ में हमें क्लाइमेट चेंज पे काम करना है। अगर क्लाइमेट चेंज पे हमने काम नहीं किया तो सारी चीज़ें, मतलब आपने वृक्ष कहा, पानी कहा, अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज है इस वक्त। वो क्लाइमेट चेंज पे अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम अफ्रीका या न जाने क्या क्या हम बन जाएंगे। बिल्कुल। और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं इसकी बातचीत को पूरा समाप्त इस ढंग से करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद ग्रहण करने के बाद कहा था कि देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। तो सफाई का अभियान चलाने की ज़रूरत अगर 70 साल बाद पड़ रही है इस देश को, इसका मतलब कि हम इतने भी समझदार नहीं हुए थे कि आसपास सफाई रखें। और हाथ धोकर आज भी हम कहते हैं कि खाना खाने के पहले आप हाथ धो लें, तो ये तक सिखाना पड़ रहा है। कम से कम वो लोग जो थोड़े से समझदार हैं और वो लोग जो लिखे पढ़े भले कम हो लेकिन बुद्धिमान है, वो पानी को जरूर बचाए, क्योंकि अगली पीढ़ी, राठी जी इस बात से सहमत नहीं है कि कोई कैप्सूल या गोली बनेगी, लेकिन कल्पना तो हम कर ही सकते हैं। जब हम चांद पर जाने की कल्पना करते थे, लोग चांद पर गए, मंगल ग्रह पर गए, तो हो सकता है कि 70% शरीर में जल भले ही हो, लेकिन कल के दिन कोई ऐसा कैप्सूल ईजाद हो जाए जिसको पीने से प्यास आपको कम लगे। क्योंकि गैस के जरिए कृत्रिम बारिश का तो प्रावधान हो गया है, लेकिन हो सकता है कि किसी दवा के जरिए आपको प्यास कम लगे। ये भी है क्योंकि एक कहावत है कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। तो पानी के मामले में पानी अगर कम गिरता है तो उसको बचाइए, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं अगली पीढ़ी के लिए भी। तो बख और वहाँ जितना ही। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, और उमाकांत जी आपका बहुत धन्यवाद, और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बख और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।